आचार संहिता के चलते थम गया था भू कानून आंदोलन। समिति गैरसैंण से फिर शुरू होगी भू कानून मूल निवास का आंदोलन और भू कानून मूल निवास समन्वय संघर्ष समिति फिर देगी आंदोलन को धार। इस बार व्यापक स्तर पर हो सकता है आंदोलन। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि गैरसैंण से शुरू होगा भू कानून और मूल निवास को लेकर आंदोलन। ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको आज की। और भू कानून मूल निवास को लेकर एक बार फिर आंदोलन होने की संभावना। इस बार व्यापक स्तर पर होगा आंदोलन और भू कानून को लेकर ये आंदोलन होगा। लंबे समय से मांग चल रही है कि भू कानून उत्तराखंड में लागू किया जाए। आचार संहिता के चलते ये जो अभियान है जो चलाया जा रहा था, उसको जो आंदोलन को चलाया जा रहा था उस पर रोक लगाई गई थी, लेकिन एक बार फिर अब आंदोलन की चेतावनी दे दी है और इस बार व्यापक स्तर पर हो सकता है भू कानून को लेकर आंदोलन। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर भू कानून को लेकर आंदोलन समिति व्यापक स्तर पर आंदोलन करने जा रही है और गैरसैंण से शुरू होगा भू कानून मूल निवास का आंदोलन। और संवाददाता हिमांशु गौड़ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हिमांशु, किस तरह की अब तैयारियां भी इन लोगों की देखी जा रही है, क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि इस बार व्यापक स्तर पर भू कानून को लेकर अभियान चलेगा। जी, बिल्कुल विशाल कि देखिए भू कानून मूल निवास जो है उत्तराखंड के राज्य गठन के समय से ही एक मांग रही है। लगातार राज्य आंदोलनकारी हो चाहे तमाम जो प्रदेश के लोग हों, वो इस बात को लगातार कहते आ रहे हैं कि मूल निवास और भू कानून की जो है राज्य में सशक्त भू कानून और मूल निवास 1950 वो लागू हो। इसके लिए समय समय पर तमाम आंदोलन भी हुए हैं, लेकिन अब जो है बीच में चुनावी आचार संहिता के चलते आंदोलन ठप हो गया था। लेकिन अब फिर से एक बार भू कानून और मूल निवास का जो आंदोलन है वो शुरू होने की बात कही है। कल संघर्ष समिति के जो सदस्य हैं उनका एक चीज का ये कहना है कि जल्द ही गैरसैंण में जो है एक संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा और गैरसैंण से ही इस बार जो मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति है वो आंदोलन को धार देगी। गैरसैंण क्योंकि राज्य आंदोलनकारियों की सपनों की राजधानी रही है, तो इसलिए वहाँ से अगर ये आंदोलन शुरू होगा तो कहीं ना कहीं प्रदेश में एक बेहतर माहौल जाएगा। इसके लिए भू कानून मूल निवास की मांग अब लगातार उठ रही है और चेतावनी जो सरकार को दी गई है कि अगर आप जल्द ही 1950 लागू नहीं करते हैं तो इसके लिए व्यापक स्तर पर जो है आंदोलन होगा। हिमांशु, क्योंकि हमने पिछले समय में भी देखा जब उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक ये भू कानून की मांग रही के लोगों ने प्रदर्शन किया कि आप भू कानून उत्तराखंड में लाइए। तो क्या राज्य सरकार इस ओर ध्यान दे रही है? क्या इस पर चर्चा हो रही है कि भू कानून हम ला सकते हैं उत्तराखंड में? बिल्कुल विशाल, देखिए 2022 जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो भाजपा का जो मैनिफेस्टो था उसमें ये बात प्राथमिकता से उठाई गई थी कि हम अगर हमारी सरकार राज्य में आती है तो हम भू कानून और मूल निवास 1950 जो है उसको लागू करेंगे और हिमाचल की तर्ज पर एक सशक्त भू कानून उत्तराखंड में लागू करेंगे। लेकिन सरकार इस भू कानून को लागू तो सरकार ने नहीं किया, उल्टा जो इसमें फेरबदल थे कि त्रिवेंद्र रावत सरकार के टाइम पे जो 500 गज तक की जो आप जमीन भारी लोग खरीद सकते थे, धामी सरकार ने उसमें और रियायत देकर अब 250 गज तक 250 गज जो है त्रिवेंद्र रावत सरकार के टाइम पे था और धामी सरकार ने बढ़ाकर उस पर अब कोई रोक नहीं लगा दी है। बाहर से जो बिल्डर आते हैं वो मनचाही जमीन अब जितने हेक्टेयर या जितने एकड़ जमीन उनको चाहिए वो मुंह बोले रेट पर उनको खरीद सकते हैं। धामी सरकार ने ये मैनिफेस्टो में जरूर था कि हम लागू करेंगे, लेकिन उसमें लागू करने की जगह पर भू कानून को और हल्का जो है धामी सरकार ने किया है। और ये भू कानून और मूल निवास की मांग जो है 2000 से ही जब राज्य गठन हुआ था तब से ही ये आंदोलन चल रहा है। और ऐसे में क्योंकि सबसे पहले नारायण दत्त तिवारी जो थे उन्होंने राज्य में भू कानून लागू किया था और उसके बाद एक सशक्त भू कानून और नारायण दत्त तिवारी की सरकार में जरूर उत्तराखंड में लागू हुआ था। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जैसे भुवन चंद्र खंडूड़ी या रमेश पोखरियाल निशंक तमाम मुख्यमंत्री उत्तराखंड में आए और अपने अपने अनुसार जो है राज्य में भू कानून की जो मांग है उसमें परिवर्तन करते गए। मूल निवास को जो है स्थायी निवास में कन्वर्ट कर दिया गया और स्थायी निवास क्योंकि बाहर राज्य से कोई भी अगर व्यक्ति यहाँ पर ज़मीन खरीदता है तो वो यहाँ का स्थायी निवासी हो जाता है। लेकिन भू कानून और मूल निवास में इसके बिल्कुल इतर है। राज्य गठन से पूर्व के जो लोग यहाँ बसे हैं वो यहाँ के मूल निवासी माने जाएंगे, इसलिए कहीं ना कहीं सरकार इस ओर ध्यान दे रही है। अगर सरकार अपने उस मैनिफेस्टो पर काम करती है तो कहीं जरूर लागू होगा। अच्छा हिमांशु, जो ये संघर्ष समिति के लोग हैं
ये किस तरह की मांग कर रहे हैं कि भू कानून में क्या कुछ प्रावधान होने चाहिए, किस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए, किस तरह की मांगे हैं इनकी? देखिए, मैं आपको बताऊं कि भू कानून और मूल निवास एक्चुअली में है क्या। भू कानून एक एक्ट हिमालय राज्यों के लिए के संविधान में संशोधित है, और उसमें ये प्रावधान है कि जो हिमालय राज्य होगा, चाहे उत्तराखंड की बात करूं, हिमाचल की बात करूं या जम्मू कश्मीर की बात करूं, इन राज्यों में जो है बाहरी राज्य से आए हुआ कोई भी व्यक्ति जमीन जो है नहीं खरीद सकता, खासकर अपने कॉमर्शियल यूज़ के लिए। और इसी के साथ भू कानून का तो लोगों को पता होता है, लेकिन मूल निवास क्या है उसके बारे में लोगों को कम जानकारी होती है। मूल निवास तो है, पर ये 1950 क्या है, इसके पीछे जब संविधान 1950 में भारत का लागू हुआ था, तो उसमें कुछ राज्यों को विशेष दर्जा दिया गया आर्टिकल के तहत, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तमाम ऐसे जो पर्वतीय राज्य हैं तो विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। उत्तराखंड में भी लगातार वही मांग चल रही है कि आप 1950 जो है लागू कीजिए, धारा 371 जो है लागू कीजिए उत्तराखंड में। इसके लिए लगातार व्यापक आंदोलन है, और जो आंदोलनकारी है उनका भी ये कहना है कि अगर हमारी जो जल, जंगल और जमीन, जिसके लिए ये पहाड़ी राज्य लड़कर, जिसके लिए 24 शहादतें उत्तराखंड आंदोलनकारियों ने दी, जिसके लिए राज्य मांगा गया था कि जल, जंगल और जमीन हमारे सुरक्षित रहें, लेकिन अब बाहर से कोई करोड़पति आदमी अगर उत्तराखंड में उन्हीं जल, जंगल, जमीन पर अपना कब्जा करता है, तो ये मांग कहीं ना कहीं है कि जो भारी जो लोग हैं उनको जमीन ना बेची जाए, सरकार इस पर कोई सशक्त कानून लाए, और जो खासकर उद्योग हो, चाहे कॉमर्शियल यूज़ के लिए हो, प्रॉपर्टी यूज़ के लिए हो, उसके लिए जो है ज़मीनों का सौदा ना किया जाए। क्योंकि बड़े पैमाने पर उत्तराखंड में हमने देखा है कि ज़मीनों का सौदा हुआ है। उसके लिए राज्य में नगर पालिका, नगर निगम का व्यापक रूप से गठन हुआ था, क्योंकि जो मूल पहले जो निवास त्रिवेंद्र रावत सरकार के टाइम पर उत्तराखंड में लागू हुआ था। मैं अगर आपको इसमें बीजेपी का बात करूं, तो त्रिवेंद्र रावत सरकार के टाइम पे जो भू कानून उत्तराखंड में लागू हुआ था, तो उसमें ये था कि जो जमीनें खरीद फरोख्त की बात है वो नगर निगम क्षेत्रों में नहीं आएंगी, बल्कि ग्रामीण परिवेश के लोगों में ये लागू होगा कि वो अपनी जमीन नहीं बेच सकते। इसलिए राज्य में धड़ल्ले से अब नगर निगम और नगर पालिका बनाए गए हैं। अब सरकार को कहीं ना कहीं इस पर रियायत देनी पड़ेगी, क्योंकि सरकार ने इस पर ये रियायत दी है कि आप जितनी चाहे मन चाहे ज़मीन आप उत्तराखंड में खरीद सकते हैं। तो ये मांग कहीं ना कहीं जायज़ है, क्योंकि हमने ये राज्य जो लड़ा था वो जल, जंगल, ज़मीन की लड़ाई के लिए लड़ा था, और ये मांग कहीं ना कहीं उनकी जायज़ भी है कि हमारी जल, जंगल और ज़मीन सुरक्षित नहीं रहेंगे। बाहर से अगर आक्रांत आएंगे तो हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो देवभूमि की जो संस्कृति है, वो खराब होने की संभावना यहाँ पर बन जाती है। इसके लिए ये मांग लगातार उठाई जा रही है। बिल्कुल हिमांशु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और नोएडा से बड़ी खबर, नोएडा में दुकान में लगी भीषण आग, पेट्रोल पंप के पास थी ये दुकान। दमकल विभाग की 3 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। सिलेंडर फटना बताई जा रही है आग लगने की वजह। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक दुकान में ये भीषण आग लग गई है, और पेट्रोल पंप के पास थी ये दुकान जिसमें ये आग लगी है। हालांकि दमकल विभाग की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची, और ऐसे में आग पर काबू पा लिया गया। और इसकी वजह यह भी बताई जा रही है कि सिलेंडर यहां पर फट गया, जिसकी वजह से ये आग लग गई। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर नोएडा सेक्टर 37 में ये एक दुकान में भीषण आग लग गई, और आग लगने से जो है जो मंजिला घर है, जो शॉप थी वहां पर, उसमें जो आग लगी, और ऐसे में मौके पर दमकल विभाग की गाड़ियां भी पहुंची। पेट्रोल पंप के पास थी ये दुकान जिसमें भीषण, और दमकल विभाग की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया है। आग लगने का कारण सिलेंडर फटना भी बताया जा रहा है। नोएडा सेक्टर 37 का ये मामला है, जहां पर ये एक दुकान में आग लग गई और भीषण आग लग गई, जिसके बाद दमकल विभाग की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। और बुलंदशहर से बड़ी खबर, फर्जी एसओजी टीम बनाकर लूट करने वाले गिरफ्तार। आरोपी निशांत, मोनू और शिवम को पुलिस ने धरा। पुलिस ने अवैध असला और नकदी की बरामद। कई लोगों को बंधक बनाकर कर चुके हैं लूट। पीड़ितों की शिकायत के बाद हरकत में आई पुलिस। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि कई लोगों को बंधक बनाकर लूट की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं, और पीड़ितों की शिकायत पर पुलिस ये बड़ी कार्रवाई इन लोगों के खिलाफ की है। बुलंदशहर में फर्जी एसओजी टीम बनकर
लूटने का काम करते थे ये लोग। निशांत, मोनू और शिवम बताया जा रहा है आरोपियों का नाम, जिनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अवैध असला और नकदी भी इन लोगों से बरामद की गई है। तो बड़ी खबर ये आपको बता रहे हैं, जहां पर पीड़ितों की शिकायत पर इन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। फर्जी एसओजी टीम बनाकर ये 3 युवक घटना को अंजाम दिया करते थे। थाना कोतवाली क्षेत्रांतर्गत 2 युवकों से फर्जी एसओजी टीम बनकर मारपीट कर रुपए लूटने की घटना कायम की गई थी, जिसके संबंध में थाना कोतवाली नगर पर मुकदमा अपराध संख्या 474/24, धारा 323, 342, 392, 328, 384, 504, 506 पंजीकृत किए थे। इस संबंध में थाना कोतवाली नगर की पुलिस टीम द्वारा 11/6/2024 को एक अभिसूचना के आधार पर पुलिस मुठभेड़ के उपरांत महाराणा प्रताप चौक से आगे नहर के पास से 3 अभियुक्तों को अवैध असलाह कारतूस, घटना में प्रयुक्त कार, एक बाइक सहित। से बड़ी खबर, पुलिस मुठभेड़ में वांछित इनामी अपराधी घायल। अपराधी कर रहा था फरार होने की कोशिश। जवाबी कार्रवाई में अपराधी के पैर में लगी गोली। अपराधी को पुलिस ने अस्पताल में कराया है भर्ती। और अपराधी गोविंद कई मुकदमों में था वांछित। पुलिस ने 10,000 का भी इनाम रखा था और ऐसे में भागने की प्लानिंग कर रहा था। और जवाबी कार्रवाई में अपराधी के पैर में गोली भी लग गई है, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया। अपराधी गोविंद कई मुकदमों में वांछित चल रहा था और पुलिस ने 10,000 रुपये का इस पर इनाम भी रखा था। थाना रामसनई घाट के अंतर्गत लूट का वांछित अभियुक्त गोविंद, जिस पर 10,000 रुपये का इनाम घोषित था, आज सुबह रामसनई घाट थाना पुलिस के द्वारा एक मुठभेड़ में गोली लगने से घायल हुआ, जिसको तत्काल बेहतर इलाज के लिए सीएससी से जिला अस्पताल को रिफर कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। इस अपराधी पर लगभग 1 दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं, जिसमें लूट और गैंगस्टर आदि के अपराध पंजीकृत हैं। और संवाददाता महेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। महेंद्र, क्या कुछ ये पूरा मामला था, जहां पर यह भी कहा जा रहा है कि आरोपी भागने की फिराक में था और पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में पैर में गोली मार दी? देखिए विशाल, आपको बता दें कि ये पूरा मामला जो रामसनई घाट कोतवाली क्षेत्र के बनी कोड़र और ठटेरवा जाने वाले मार्ग के पास का है, क्योंकि ये जो शातिर अपराधी है गोविंद, इसके ऊपर 1 दर्जन मुकदमे दर्ज गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहा था और पुलिस ने इस पर 10,000 रुपए का इनाम रखा था। पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया था और देर रात जो है पुलिस इसकी निशानदेही पर जो है तमंचा और कारतूस बरामद करने के लिए इसको जो है मौके पर लेके गई थी, जहां पर इसने अचानक धोखे से तमंचा लेकर फरार होने का प्रयास किया। और पुलिस ने जब इसका पीछा किया तो इसने पुलिस पर फायर झोंक दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने भी फायरिंग की है। पुलिस की फायरिंग से इसके पैर पर गोली लगी है। तत्काल पुलिस ने इसको घायल अवस्था में सीएससी में भर्ती कराया था। उसके बाद में इसे बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि पुलिस काफी समय से शातिर अपराधी गोविंद की गिरफ्तारी के फिराक में थी। पुलिस लगातार दबिश कर रही थी, क्योंकि इस पर जो है लूट के और गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई होनी थी। लूट के दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं, जिसके लिए पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया था। और शातिर अपराधी जो पुलिस को चकमा देकर भागने का प्रयास कर रहा था, जिस पर पुलिस की सतर्कता से जो ऐसे नाकामी हासिल हुई है और पुलिस ने इस पर फायर किया। फायर में घायल हुआ है। फिलहाल इसका इलाज चल रहा है। पुलिस आगे की विधिक कार्रवाई कर रही है सर। बिल्कुल महेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लोकसभा चुनाव में रायबरेली और अमेठी में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद गांधी परिवार रायबरेली में गेस्ट हाउस में पहुंचा है, जहां पर कांग्रेस और सपा कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात उन्होंने की है। इस दौरान सांसद राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया है। उन्होंने कहा कि पहले अलायंस होता था, शिकायत होती थी कि हमने मदद नहीं की, लेकिन गठबंधन में सभी ने एक साथ ये चुनाव लड़ा है। बदायूं का जिला अस्पताल फॉल्ट में चलते मंगलवार रात अंधेरे में डूब रहा है और ऐसे में इस दौरान अस्पताल प्रशासन की ओर से यहां लगे जनरेटर भी
नहीं चलवाए गए। मरीजों को इंजेक्शन भी मोबाइल की रोशनी में लगाना पड़ रहा है। मामला डीएम मनोज कुमार तक पहुंचा तो उन्होंने सीएमएस डॉक्टर कप्तान सिंह यादव को फटकार लगाई है। इसके बाद जनरेटर चलाया गया। जिला अस्पताल में 3 दिन से पावर कट की समस्या बनी हुई है। यहाँ लाइनों में लोड बढ़ते ही फॉल्ट हो रहा है। एक्सरे से अल्ट्रासाउंड और पैथोलॉजी सेवाएं पूरी तरह से ध्वस्त हैं, जबकि जनरेटर महज रिकॉर्ड में चलता रहा और डीजल खपाया जाता रहा। और संवाददाता रिंकू भारद्वाज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रिंकू, किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है मरीजों को, क्योंकि जैसे कहा जा रहा है कि 3 दिन से अस्पताल में लाइट ही नहीं है और ऐसे में मोबाइल की रोशनी लगाए जा रहे हैं। देखिए विशाल, बता दूं, मेन लाइन में फाइल्ड होने के चलते बदायूं का जिला अस्पताल रात के समय अंधेरे में डूब गया और ये प्रक्रिया लगातार 3 दिन से रात के समय लगातार हो रही है। वहीं जब इस पूरे मामले की जानकारी डीएम को हुई तो उन्होंने सीएम सहित सीएमएस डॉक्टर कप्तान सिंह तक को हड़काया और फटकारा। उसके बाद कहीं जाके आनंद फानंद में जनरेटर की सप्लाई शुरू हो चुकी कराई गई थी। लेकिन जिस तरह से देखा जा रहा है कि 3 दिन तक तो डीएम तक भी ये मामला नहीं पहुंचा, 3 दिन बाद डीएम तक ये मामला पहुंचा, जिसके बाद डीएम भी हरकत में आए। लेकिन अभी क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? क्या अभी लाइट है अस्पताल में या अभी भी मरीजों को ऐसे ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? ना उनके एक्सरे हो पा रहे हैं, ना और भी जो जरूरी चीजें हैं वो उनको मुहैया हो पा रही है। बता दूं, 3 दिनों से पावर कट की समस्या बनी हुई है और जो जिम्मेदार है वो लगातार लाइन ठीक करने में जुटे हुए हैं। वहीं बात जनरेटर चलाने की जाए तो जो जनरेटर है कागजों में लगातार चल रहा है। वहीं जब इस पूरे मामले को डीएम ने संज्ञान में लिया तो उन्होंने अपने आदेशों को हड़काया और जमकर पेश करते हुए तत्काल जनरेटर चलाने का। अब बात मरीजों की जाए या उनके सामीदारों की जाए तो सामीदारों ने जैसे तैसे तो रात बिता ली, लेकिन मरीज जो है वो अस्पताल में भर्ती थे, जो उन्होंने बड़ी मुश्किल से रात बिताई है। लेकिन अब मरीज क्या करे रिंकू? मरीज कहाँ जाए? क्योंकि अस्पताल है और अस्पताल में नहीं जाएंगे जब मरीज, तो फिर वो कहाँ अपना ट्रीटमेंट कराएंगे? और ऐसे में व्यवस्थाएं देखी भी जा रही है, टीवी स्क्रीन के माध्यम से, हम विजुअल्स के माध्यम से भी देख रहे हैं कि हालात कितने बद से बदतर हैं। हालात ये तक हैं कि रात के हालात इतने खराब थे कि मोबाइल की रोशनी में मरीजों का इलाज चलता रहा, इंजेक्शन लगते रहे, लेकिन दम दूर बैठे सीएमएस और सीएमओ को अस्पताल की अंधेरे की व्यवस्था का जायजा लेने की मतलब उन्होंने जहमत नहीं उठाई। जब इस पूरे मामले को मीडिया के माध्यम से अन्य किसी माध्यम से डीएम तक पहुंचा मामला, तब कहीं जाके ये लोग हरकत में आए। वहीं मैं आपको बता दूं, बदायूं का स्वास्थ्य विभाग लगातार कटघरे में खड़ा होता रहा है कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण को लेकर। जी बिल्कुल इनको बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। कुशीनगर में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने खुशी हॉस्पिटल को सील कर दिया है। यहां आयुष्मान कार्ड योजना में अस्पताल के द्वारा धांधली की जा रही थी। फर्जी ऑपरेशन दिखाकर पैसे लूटे जा रहे थे और शिकायत के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कार्रवाई कर अस्पताल को सील कर दिया है। इसके पहले भी लापरवाहियों को लेकर अस्पताल सील हो चुका है। देखिए, मेरे भी संज्ञान में अभी कुछ देर पहले पता चला है। अगर इस तरह की शिकायत है तो ये देश के प्रधानमंत्री जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, आयुष्मान भारत गरीबों के लिए ये व्यवस्था दी गई है और ऐसे व्यवस्था में किसी भी अस्पताल द्वारा अगर धांधली की जाती है तो ये बहुत ही गंभीर मामला है। इस पे हम चाहेंगे कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी कुशीनगर स्वतः संज्ञान लेते हुए अगर सही है और लोगों का इस तरह से सरकार का धन बंदरवाट किया जा रहा है तो जो भी इसमें संलिप्त लोग हैं जांच करा के उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी विधिक कार्रवाई की जाए। गाजियाबाद में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि चौकी से महज कुछ ही कदम पर ज्वेलरी शॉप में लूट की वारदात को अंजाम दे डाला और दूसरी ओर पुलिस आंख मूंद कर बैठी रही। मामला नंदग्राम थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जहां पर एक व्यापारी से 2 किलो चांदी, सोना और कुछ पैसे बदमाशों ने लूट लिए और विरोध करने पर गोली मारकर फरार हो गए।
थाना नंदगांव अंतर्गत एक व्यक्ति दीपक वर्मा जो कि दिल्ली से ज्वेलरी खरीद कर ला रहे थे, उनके पास एक बैग था जिसमें 2.5 किलो चांदी की ज्वेलरी एवं 40,000 कैश था। नंदी पार्क के सामने 2 अज्ञात मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने उनसे यह बैग छीन लिया एवं घटना कारित करते हुए फायर किया, जिससे दीपक के हाथ में लगी। दीपक का स्वास्थ्य खतरे से बाहर है। घटना के अनावरण के लिए 2 टीमों का गठन कर लिया गया है एवं तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। उनके साथ में हाथापाई करी। हाथापाई करने के बाद जैसे उन्होंने बैग नहीं छोड़ा, उन्होंने पिस्टल निकाला, गोली मारने के बाद में उनसे बैग छीना। उसके बाद में वो छीन के भग गए थे। कितने लोग थे बाइक सवार? 2 लड़के थे। तो उनका चेहरा, उन्होंने हेलमेट लगा रखा था। अच्छा, यहाँ से कुछ दूर पे मैं देख रहा हूँ पुलिस चौकी भी है। कितने दूर है यहाँ से? चौकी पास में ही है, दूर नहीं है, 10-15 कदम पे चौकी है। अच्छा, तो पुलिसकर्मी कितनी देर बाद यहाँ आए? उन बंदों को सीधे चौकी में गए थे तुरंत ही, उसके बाद पुलिस वाले आए थे। कानपुर पुलिस ने आज अधिवक्ता और बसपा नेता पिंटू सेंगर की हत्या के मुख्य आरोपी मोहम्मद आसिफ उर्फ पप्पू स्मार्ट को आगरा के कुंज विहार से गिरफ्तार कर लिया है। पप्पू स्मार्ट के ऊपर कुल 18 मुकदमे दर्ज हैं और वो 123D गैंग का सक्रिय सदस्य भी है। अपराधी पप्पू स्मार्ट को नाम उस वक्त चर्चा में तेजी से आया था जब उसने अधिवक्ता और बसपा नेता पिंटू सेंगर की हत्या की साजिश रचकर वारदात को अंजाम दिया था। कानपुर पुलिस ने पप्पू स्मार्ट पर पिछले 1 हफ्ते से नजर गड़ा कर रखी हुई थी, लेकिन उसकी लोकेशन बार बार बदलने के कारण उसे पकड़ने में समय लग गया है। जो जाज मऊ का ही है और इस पे 25,000 का रिवार्ड था, उसकी गिरफ्तारी हुई है। आप सभी लोग जानते हैं कि पुलिस कमिश्नर कानपुर सरकार बहुत ही स्पष्ट निर्देश है अपराधियों पे सख्त कार्रवाई का, और पिछले 1 महीने से अभियान चल रहा है। उस अभियान में चुनाव के बाद अब हम लोगों के द्वारा इस पर फोकस किया गया है। ये जब से जेल से छूटा हुआ हमारी टीम लगी हुई थी, लेकिन पिछले 1 हफ्ते से हम लोग इसके हर ठिकाने की रेकी कर रहे थे और जहाँ जहाँ ये जा रहा था उसके पीछे हमारी टीम लगी हुई थी। सर्विलांस के माध्यम से यशोजी, क्राइम ब्रांच और जाज मऊ की पुलिस। जब इस पर 25,000 का रिवार्ड हुआ तब से हमारी टीम और एक्टिव हुई और फाइनली इसकी जो इनपुट मिली कि आगरा में ये कुंज विहार में वहाँ पे रह रहा है और वहाँ पे हमारी टीम गई और फिर इसको वहाँ पे उसने अरेस्ट किया, अरेस्ट करके लाई है यहाँ पे जाज मऊ में। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए चैनल 24/7। नमस्कार।